उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डाइमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रमुख अर्थशास्त्री गोसेन ने सबसे पहले इस विचारधारा का प्रयोग किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। बाद में इस नियम की जो वैज्ञानिक व्याख्या थी वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई थी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित करते हुए मार्शल ने कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु की प्रत्येक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। इसको हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु का निरंतर उपभोग करते रहते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वह घटने लगती है और इस घटती हुई अतिरिक्त उपयोगिता को ही हम सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाता है तो उस बढ़ाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। इस परिभाषा में बोल्डिंग ने जिस बात को बताया है वह अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा नहीं बताई गई है कि पहले एक या दो इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, परंतु उसके तुरंत बाद उसमें गिरावट आने लगती है और यह विचारधारा जो है वर्तमान के अंशधारियों की देन कही जा सकती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग करता जाता है त्यों उपभोग के पश्चात उनके वस्तुओं के संबंध में प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है घटती जाती है और एक बिंदु के बाद कुल उपयोगिता में भी कमी आने लगती है। अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या। अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक तालिका की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इस तालिका में हमने 3 कॉलम लिए हैं। पहला कॉलम जो है चपातियों की संख्या, नंबर ऑफ चपातीस। दूसरा कॉलम चपातियों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम चपातीस। और तीसरे कॉलम में चपातियों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम चपातीस, इसमें लिया है। कॉलम 1 में हमने चपातियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शाई है और कॉलम 2 में चपातियों से प्राप्त होने वाली सीमांत संख्या 20 25 15 10 5 0 -5 -10 और चपातियों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 20 45 60 70 75 75 70 60 इसको दर्शाया है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तालिका को देख करके यह हम कह सकते हैं कि जब हम पहली रोटी का उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 20 और प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता भी 20 होती है। जैसे ही हम अगली रोटी या दूसरी रोटी का उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो होती है वो बढ़ जाती है और दूसरी रोटी से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता हमारी बढ़ करके 45 हो जाती है। एक सीमा के बाद या एक बिंदु के बाद, जैसा कि बोल्डिंग ने कहा था कि जब हम दूसरी इकाई के बाद तीसरी और आगे की इकाइयों का उपयोग करते हैं तो तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट करके 15 हो जाती है और हमारी कुल उपयोगिता 60 हो जाती है। चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटकर 10 हो जाती है और हमारी कुल उपयोगिता 70 हो जाती है। पांचवी रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। पांचवी रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 5 होती है और हमारी कुल उपयोगिता 75 हो जाती है। छठवीं रोटी के प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 रहती है
और कुल उपयोगिता हमारी 75 होती है। यह 75 जो है अधिकतम हुए कुल उपयोगिता की अधिकतम मात्रा है। अतः इसलिए हम छठवीं रोटी पर मिलने वाली उपयोगिता को पूर्ण या छठवीं रोटी के उपयोग के पश्चात पूर्ण तुष्टि बिंदु को प्राप्त करते हैं। सातवीं रोटी के प्रयोग के पश्चात सीमांत उपयोगिता घटकर -5 हो जाती है और चपातियों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता घटकर 70 हो जाती है। आठवीं रोटी के उपयोग के पश्चात चपाती से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटकर -10 हो जाती है और कुल उपयोगिता जो होती है घटकर के 60 हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता एक निश्चित सीमा तक उपयोग करता है तो उसकी जो रोटियों से प्राप्त होने वाली अधिकतम उपयोगिता होती है वह बढ़ती जाती है, परंतु जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त हो जाता है और उसके बाद यदि उपभोक्ता चपातियों का प्रयोग करता है तो उपयोग उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक निगेटिव होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता जो होगा वो सातवीं या आठवीं रोटी का उपयोग जो है वो कभी भी नहीं करेगा। इस तालिका की सहायता से हम 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, जब कभी धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। ये हम देखें कि चपातियों की संख्या 1 से लेकर के 6 तक जब थी तो कुल उपयोगिता हमारी जो है वो बढ़ती जा रही थी। 1 से लेकर 5 तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही थी। दूसरा निष्कर्ष हम यह निकालते हैं कि जब शून्य सीमांत उपयोगिता होती है तो शून्य सीमांत उपयोगिता में कुल उपयोगिता जो होती है अधिकतम होती है और उसे ही हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि छठवीं चपाती का उपयोग करने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है और कुल उपयोगिता जो है 75 है। इसे ही हम अधिकतम पूर्ण तुष्टि बिंदु कहेंगे। तीसरा जो निष्कर्ष निकलता है कि शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हम छठवीं रोटी के बाद छठवीं चपाती के बाद सातवीं और आठवीं चपाती का प्रयोग करते हैं सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक होने लगती है और इस कारण से जो प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता होती है वह भी ऋणात्मक होने लगती है। अतः इस निष्कर्ष के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में घनिष्ठ संबंध में पहले रेखा चित्र में हम कुल उपयोगिता को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो कि PUC कुल उपयोगिता वक्र टोटल यूटिलिटी कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर चपातियों की संख्या तथा OY अक्ष पर चपाती के उपभोग से मिलने वाली कुल उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। इसमें पहली चपाती से मिलने वाली कुल उपयोगिता 20, दूसरी चपाती से मिलने वाली कुल उपयोगिता 45, तीसरी चपाती से मिलने वाली कुल उपयोगिता 60, चौथी चपाती से मिलने वाली उपयोगिता 70, पाँचवीं से मिलने वाली 75, छठी से मिलने वाली 75, सातवीं से मिलने वाली 70 और आठवीं चपाती से मिलने वाली कुल उपयोगिता 60 को प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में M1 और M2 बिंदु पर मिलने वाली कुल उपयोगिता जो है 75 वह बराबर है। अतः छठवीं रोटी के पर ये बिंदु वह बिंदु है जहां पर उपभोक्ता छठवीं रोटी के उपभोग के पश्चात पूर्ण तृप्ति प्राप्त करेगा और इसके पश्चात सातवीं और आठवीं चपाती का प्रयोग करने पर इसको जो मिलने वाली उपयोगिता है उसमें ह्रास होने लगेगा, अर्थात कुल उपयोगिता जो है ऋणात्मक होने लगेगी। ये बिंदु के पश्चात जो रोटी चपाती की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक होने लगती है। दूसरे रेखा चित्र में हमने सीमांत उपयोगिता को अभिव्यक्त किया है
इसमें भी ओ एक्स पर चपातियों की संख्या और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20, दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 25, तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 15, चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 10, पाँचवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 5, छठवीं इकाई से 0 और सातवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और आठवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है ऋण 5 और ऋण 10 है। तो प्रस्तुत रेखा चित्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि पहली रोटी के उपरांत दूसरी इकाई पहली चपाती का प्रयोग करने के उपरांत दूसरी चपाती का प्रयोग करने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरती जाती है। यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता गिर रही है उसको सीमांत उपयोगिता वक्र मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में छठी इकाई के प्रयोग पर ई बिंदु जो है जहाँ पर की सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 होती है और वह पूर्ण तृप्ति के बिंदु को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात जो अतिरिक्त रेखा चित्र है वो ऋणात्मक उपयोगिता को अभिव्यक्त कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि रोटी की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है और इसे हमने ए और सी रेखा लाइन के द्वारा प्रकट किया है। सर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कुछ कारण कॉसेस बताए हैं। इसमें सबसे पहला कारण जो है पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो भी वस्तुएं उपभोग की जाती हैं वे एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, क्योंकि वस्तुओं का उपभोग जो होता है एक दूसरे के साथ एक उचित मात्रा के साथ, जैसे चपाती का प्रयोग हम मक्खन की एक निश्चित मात्रा के साथ कर सकते हैं। तो एक चपाती की एक निश्चित मात्रा के साथ मक्खन की एक निश्चित मात्रा का उपयोग एक आदर्श उपयोग होगा। यदि हम चपाती की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो मक्खन की इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरा जो है किसी समय विशेष पर किसी एक आवश्यकता की ही पूर्ति की जा सकती है। तो समय और साधन की कमी के कारण एक समय में एक साथ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। उपभोग करते समय उपभोक्ता एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां पर कि उपभोग को की जाने वाली वस्तु की उपयोगिता की मात्रा जो होती है घटकर शून्य हो जाती है और इसी बिंदु पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस प्रकार से जब हम किसी भी वस्तु का अधिकतम उपयोग करते हैं तो अधिकतम उपयोग से उपभोग की संतुष्टि जो है वो बढ़ने की अपेक्षा घटने लगती है। और तीसरा और अंतिम जो कारण है वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। तो हर वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं, कुछ उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे जैसे किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती जाती है उस वस्तु का उपभोग कम महत्व वाली वस्तु के स्थान पर या कम महत्व वाली वस्तु के रूप में किया जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं, एजम्पशंस भी है जो इस प्रकार से कही जा सकती है कि इकाइयों के गुण व रूप में समरूपता, कम्युनिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उपयोगिता ह्रास नियम तभी एक्टिव या क्रियाशील होता है जब उपभोग की जाने वाली वस्तुएं गुण और रूप में समान होती हैं। अगर वस्तुओं के गुण और रूप में कोई अंतर होता है तो यह नियम लागू नहीं हो पाता है। दूसरा जो है वस्तुओं की इकाइयों का उपयुक्त होना, सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करता है वे वस्तुएं उसके संदर्भ में प्रमाणिक होनी चाहिए। प्रमाणिकता का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं की जो इकाइयां हैं वो उपभोक्ता के आकार प्रकार के अनुरूप होनी चाहिए। यदि उपभोग की जाने वाली वस्तुएं
उपभोक्ता के लिए उपयुक्त नहीं है तो यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। तीसरा जो है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। तो जिस वस्तु का उपभोग उपभोक्ता करता है तो उसका क्रम तब तक नहीं टूटना चाहिए जब तक कि उसे कुल संतुष्टि प्राप्त न हो। यदि उपभोग का क्रम बीच बीच में टूटता रहता है तो इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। चौथा जो है, उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता यह भी है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में उपभोग करते समय कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अर्थात अगर किसी वस्तु का उपभोग करते समय उपभोक्ता चिंतामग्न है जिसके कारण उसके लिए रोटी की जो उपयोगिता है वो शून्य होगी, चिंता के समाप्त होते ही उसकी जो रोटी की उपयोगिता है वह बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम मादक व नशीले पदार्थ के संदर्भ में इस बात को लागू कर सकते हैं, क्योंकि मादक व नशीले पदार्थ की स्थिति में जो उपभोक्ता होता है वह संपूर्ण संतुष्टि की स्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करता है, क्योंकि नशे में होने के कारण उसकी मानसिक दशा जो होती है वो असंतुलित होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता जिस समय किसी वस्तु का उपभोग करता है उस समय उस वस्तु या उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला जो मान्यता है कि उपभोक्ता की आय, फैशन व रुचि इसको हमेशा स्टेबल यथा स्थिर होना चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग लंबे समय तक किया जाता है और ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता की आय है या जो फैशन है या जो स्वभाव है उपभोक्ता का या उसकी जो रुचि है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि इनमें से किसी में भी परिवर्तन आ जाता है तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। और अंतिम जो है कि केवल सुखमय आर्थिक दशाओं में उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति खून की कमी से बेहोश हो गया है तो उसको खून की जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई से उपयोगिता मिलेगी वह तब मिलेगी जब वह समान स्थिति में आएगा और तभी उसकी सीमांत उपयोगिता जो है उसमें कमी आएगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय अवस्था में लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास के जो नियम है इसके संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि यह नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं है। आलोचकों के अनुसार इस नियम के कुछ अपवाद हैं, पर नियम के जो समर्थक है उनका कहना है कि नियम के संबंध में जितने भी अपवाद बनाए गए हैं वे कोरे और झूठे हैं, परंतु फिर भी जो अपवाद इसके बताए गए हैं या माने गए हैं वो ये हैं। पहला जो इसका अपवाद है कि उपभोग की जाने वाली वस्तुएं की इकाइयां जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है। उदाहरण के स्वरूप हम चाय बनाने और कोयले का अगर उदाहरण लेते हैं तो यदि चाय बनाने वाले व्यक्ति को कोयले का एक टुकड़ा दिया जाता है तो उसके लिए उसके प्रत्येक अगले टुकड़े की उपयोगिता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आग की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चाय बनाने के लिए कोयले की उपयोगिता जो है बढ़ती जाएगी। वास्तव में चैपमैन ने इसे अपवाद के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहा था कि कोयले के हर टुकड़े की अगली इकाई से मिलने वाला जो पुष्टि गुण है वह बढ़ता जाएगा जब तक कि कोयले की मात्रा पर्याप्त नहीं हो जाती और इसके बाद पुष्टि गुण घटने लगेगा। तो चैपमैन ने जिस अपवाद की व्याख्या की है वास्तव में वह अपवाद नहीं है, क्योंकि हमने इस नियम में वस्तु की प्रमाणिक इकाई की बात की थी, इसलिए यह अपवाद गलत है। दूसरा जो होता है शराबी व्यक्ति, ड्रंकर्ड्स, तो जब
कोई शराबी शराब की इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो वह आनंद की अनुभव करता है और शराबी को पहले पैक की अपेक्षा दूसरे, तीसरे और चौथे पैक से अधिक उपयोगिता मिलती है। अतः ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का यह जो अपवाद बताया गया है यह भी सही नहीं है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास के लागू होने की दशा के लिए सामान्य दशा को लिया जाता है, जबकि यहाँ पर शराब पीने के साथ साथ शराबी व्यक्ति की जो मनोदशा है वो असामान्य होती जाती है। इसकी तीसरी जो विशेषता है दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं। तो दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं जो होती हैं इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को सिक्के व टिकटों का संग्रह करने का शौक होता है। तो जैसे जैसे इनका संग्रह करने वाला व्यक्ति नए नए सिक्कों और टिकटों का संग्रह करता जाता है, वैसे वैसे ही प्रत्येक अगले सिक्के व टिकट से मिलने वाली उसकी उपयोगिता जो होती है बढ़ जाती है। पुराने सिक्के और पुराने टिकट का प्रयोग जो होता है उसके संग्रहालय को और अधिक उपयोगी बना देता है। तो यह अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि इस संग्रह में टाइम गैप समय अंतराल होता है। इसके अलावा जिन सिक्कों व टिकटों का संग्रह किया जाता है वे समरूप भी नहीं होते, जबकि नियम की मान्यता के लिए समयांतर व समान आकार की वस्तु को माना गया है। चौथा जो है धन संचय की प्रवृत्ति, शान शौकत दिखावा। तो लगातार संचय करते रहने के कारण धन की उपयोगिता जो है कभी नहीं घटती है। इसी प्रकार अगर शान शौकत व दिखाने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उससे भी उपयोगिता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। इन अपवाद के संबंध में हम केवल यह कह सकते हैं कि ये अपवाद नियम के वास्तविक अपवाद नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में एक वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जबकि रात दिन, धन संग्रह, शान शौकत ये सब जो हैं मशीनी व्यक्ति के संदर्भ में लागू होते हैं। अतः यह नियम का अपवाद नहीं है। पांचवा जो है सुरीले गीत, सुंदर कविता तथा अच्छा साहित्य, इन सब बातों पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। यदि अगर ऐसा होता तो कवि सम्मेलन में वंस मोर पुनः पुनः की आवाज़ क्यों गूंजती? किसी सुरीले गीत को सुनने के लिए हम बार बार टेप को क्यों चलाते? तो यह देखा जाए तो यह अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद अगर हम किसी भी कविता या गीत को सुनते हैं तो वह हमको अरुचिकर लगने लगता है। वस्तु के और अंतिम जो है वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। तो टेलीफोन के कनेक्शन के संबंध में यह बात कही जा सकती है कि अगर किसी शहर के टेलीफोन की संख्या लगातार बढ़ रही है तो उतने ही अधिक लोग टेलीफोन का उपयोग करने लगते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन लिए जाते हैं, अतः लोगों में टेलीफोन के प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न होती है और वो टेलीफोन पे अधिक से अधिक बात करना चाहते हैं। परंतु यह अपवाद जो है वह भी नाम मात्र का है, क्योंकि किसी भी शहर में पूरे टेलीफोन कनेक्शन पर विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक टेलीफोन है तो उस व्यक्ति के लिए नए टेलीफोन की अपेक्षा पहले की अपेक्षा अवश्य कम होगी। अंतिम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास के महत्व को दो शीर्षकों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला शीर्षक है सैद्धांतिक महत्व, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, और दूसरा जो है व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। इसका जो सैद्धांतिक महत्व है इसमें सबसे पहला जो है उपभोक्ता की बचत को महत्व, इम्पोर्टेंस इन कंज्यूमर सरप्लस, इस पर जोर दिया गया है। उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व उपभोक्ता की बचत की धारणा के लिए है।
कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई को उस बिंदु तक क्रय करता है जब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो होती है उसके मूल्य के बराबर होती है। सीमांत इकाई से पहले वाली इकाइयों से उसको अधिक उपयोगिता पर मिलती है और सीमांत इकाई के लिए उसको समान मूल्य देना पड़ता है। यह अतिरिक्त उपयोगिता जो होती है वह उपभोक्ता की बचत होती है। दूसरा जो है कीमत सिद्धांत में महत्व, इम्पोर्टेंस इन प्राइस थ्योरी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास जो है मूल्य सिद्धांत के लिए आधारशिला, फंडामेंटल कार्य करता है, क्योंकि यह नियम स्पष्ट करता है कि किसी भी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर उस वस्तु की कीमत में कमी क्यों आती है। और तीसरा जो आखिरी जो है मांग के नियम का आधार, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। मांग का नियम यह बताता है कि मांग वक्र क्यों दाईं ओर को झुका हुआ होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली जो अतिरिक्त उपयोगिता होती है वो घटते हुए क्रम में होती है और इसलिए उपभोक्ता जो है पहली वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु को कम कीमत देता है और मांग का नियम भी इसी बात को अभिव्यक्त करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल महत्व है उसमें सबसे पहले जो है कि नए उत्पाद को प्रोत्साहित करना, एड टू न्यू प्रोडक्शंस। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम केवल उपभोग तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में भी है। यदि उपभोक्ता लगातार किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता घटती है और उपभोक्ता की जो है रुचि नई वस्तु के प्रति बढ़ने लगती है और उपभोक्ता की इस रुचि को देख करके उत्पादक जो होता है वो अपने उत्पादन के साधनों को नई वस्तुओं के उत्पादन में लगाता है जिससे कि नई वस्तुओं को उत्पादित करने को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा जो है कि कर लगाने का आधार जो है, बेसिस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का महत्व राजस्व, रेवेन्यू में भी है। यह नियम यह बताता है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ उसकी उपयोगिता में कमी होती है और यही बात मुद्रा पर भी लागू होती है। मुद्रा की जो उपयोगिता है एक धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक होती है। इसलिए इस आधार पर सरकार प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है जो कि धन के न्यायोचित वितरण के लिए इसकी सहायता के रूप में लिया जाता है। तीसरा जो है समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कोई भी उपभोक्ता जो होता है वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता लेता है। समसीमांत उपयोगिता नियम का जो प्रमुख आधार जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि के लिए उपभोक्ता अपनी मुद्रा की प्रथम इकाई को उस आवश्यकता पर खर्च करता है जिससे कि उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार के खर्च से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसकी कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। और अंतिम जो है विनियोग व प्रयोग मूल्य में अंतर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य के अंतर को बताता है। जिन वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है उनकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का विनिमय कम या शून्य होता है, शून्य मूल्य पर होता है, जैसे पानी, हवा व सूर्य की रोशनी आदि। हालांकि इन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अर्थात कुल उपयोगिता जो होती है सर्वाधिक होती है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही महत्व है और इसके
नियम का क्षेत्र जो है वह भी काफ़ी व्यापक या बड़ा है। हम यह कह सकते हैं कि यह नियम केवल रोटी, मक्खन, रेल यात्रा व व्यक्ति की हैट आदि वस्तुओं पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि अर्थशास्त्रियों के व्याख्यान, राजनीतिज्ञों के भाषण तथा जासूसी कहानी के जो संदिग्ध चरित्र होते हैं उनके संबंध में भी समान रूप से यह लागू होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सर्वव्यापक व सार्वभौमिक रूप को लिए हुए है। थैंक यू।